एक ऐसी जंग जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रसिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये लंबी और खूनी जंग। इस जंग की शुरुआत बेसिकली 2014 में होती है और 2022 में फुल स्केल वार बन गई। पर ये सब हुआ क्यों? इसका असली सच क्या है और क्या ये जंग कभी खत्म होगी? तो दोस्तों, आज इस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा सच इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन एक अलग देश बना। तो उसी के दौरान यूक्रेन को कई न्यूक्लियर वेपन मिले जो उस वक्त के सबसे पावरफुल हथियार थे। लेकिन यहाँ एक कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि 1994 में यूक्रेन ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था बुडापेस्ट मेमोरेंडम। इस मेमोरेंडम के अंडर यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए, जिसके बदले में रसिया, अमेरिका और यूके ने यह वादा किया कि यूक्रेन की बॉर्डर, इंडिपेंडेंस और सेफ्टी की इज्जत करेंगे। मतलब ना अटैक करेंगे और ना ही धमकी देंगे। लेकिन 2014 में रसिया के द्वारा क्रीमिया पर कब्जा कर लिया जाता है, जो कि एक यूक्रेन का शहर था, और दुनिया में हाहाकार मच जाता है कि रसिया ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम का वायलेशन किया है। फिर क्या, ये एग्रीमेंट सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाती है। उसके बाद जैसे जैसे यूक्रेन नेटो और यूरोपियन यूनियन के करीब जाना शुरू करता है, तो रसिया को ये लगता है कि उनके दरवाजे पर दुश्मन ला रहा है। नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन रसिया के लिए एक रेड लाइन थी, और यही डर इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बन जाता है। दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि नाटो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और टर्की जैसे कुल 30 देश शामिल हैं। इसका मेन पर्पज़ है, अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो सब मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। यूक्रेन भी नाटो ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन रसिया को इस बात का डर होने लगा कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया तो उसके दरवाजे पर मिलिट्री आ जाएगी। इस वजह से रसिया ने यूक्रेन का खुल के अपोज किया। यहाँ तक कि यूक्रेन को ये लगता था कि अगर यूक्रेन EU और नेटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया तो उसका इन्फ्लुएंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जबकि यूक्रेन के लोग चाहते थे कि देश यूरोपियन यूनियन से जुड़ जाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन प्रेसिडेंट यानुकोविच, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे, हालांकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने इस मुद्दे से सहमति जताई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर EU से डील साइन करने से मना कर दिया और रसिया के साथ क्लोज होने लगे। इस डिसीजन से लाखों लोग गुस्से और आक्रोश में आ गए और सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। तो शुरुआत के कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट तो पीसफुल थे, लेकिन धीरे धीरे काफी खतरनाक होते गए। यहाँ तक कि उनके ऊपर पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें काफी लोग मारे गए। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी प्रेशर की वजह से प्रेसिडेंट यानुकोविच देश छोड़ के चले गए और उनका पावर पूरी तरह से खत्म हो गया। और इधर रसिया ने पूरे घटनाक्रम को एक इलीगल कूप घोषित कर दिया, जिसका मतलब उनके हिसाब से यूक्रेन की सरकार को गलत तरीके से हटा दिया गया। उसके बाद रसिया ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का पार्ट था, वहां पर अपने आर्मी ट्रूप्स भेजना शुरू कर दिया। फिर वहां पे एक रसिया के द्वारा रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें कहा गया कि क्रीमियन लोग चाहते हैं कि उनका रीजन रसिया का पार्ट बन जाए। रसिया ने इसी रिजल्ट का यूज करके क्रीमिया को ऑफिशियली एनेक्स कर लिया, लेकिन यूक्रेन और दुनिया भर के कुछ देशों के द्वारा इसको इलीगल माना गया। उसके बाद ये बात UN तक पहुंची और UN ने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है और रसिया पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। इस मोमेंट के बाद रसिया और यूक्रेन के बीच का टेंशन भयानक रूप ले लिया, और इधर क्रीमिया को एनेक्स करने के बाद भी टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। और इधर यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन डोनबास, जो डोनेट्स्क और लुहांस्क से मिलकर बना है, वहाँ भी आपसी झड़प शुरू हो गई। यहाँ कई लोग रसिया के सपोर्ट में आ गए और उन्होंने यूक्रेन से अलग होने की डिमांड की, और बाद में जिनको रसियन बैक्ड सेपरेटिस्ट का नाम दिया गया, यानी ऐसे फाइटर्स जो रसिया की सपोर्ट से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और फिर यूक्रेन की आर्मी और सेपरेटिस्ट के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जबकि रसिया ऑफिशियली ये डिनाई कर रहा था कि वो डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है। और लोगों का ऐसा मानना है कि रसिया ने अपने आर्म्स ट्रेनिंग और फाइटर्स भेजे थे। फिर डोनबास वॉर में हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ, जिसको MH17 ट्रेजेडी के नाम से आज भी जाना जाता है। 17 जुलाई 2024 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 एम्स्टर्डम से कुआला लंपुर जा रही थी। प्लेन जब डोनेट्स्क के ऊपर से गुजर रहा था, तब मिसाइल से गिरा दिया गया। प्लेन में 298 लोग थे, सबकी मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मिसाइल रसियन मेड बक मिसाइल सिस्टम था, जो रसियन बैक्ड रेबल के द्वारा चलाया गया था।
दुनिया भर में इस ट्रेजेडी के बाद गुस्सा और शौक फैल गया और वेस्टर्न कंट्री ने रसिया के खिलाफ और ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए। यह ट्रेजेडी की बात का सबसे बड़ा प्रूफ बन गई कि डोनबास वार सिर्फ लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इसमें इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जिसमें रसिया पीछे से फुल सपोर्ट दे रहा था। क्राइमिया के बाद भी रसिया और यूक्रेन के बीच टेंशन कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए, स्पेशली डोनबास रीजन में। डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे रीजन में रशियन बैक्ड रेबल ने यूक्रेन के खिलाफ वार छेड़ दिया। इन सभी कार्यक्रम को देखने के बाद दुनिया को लगा अब मामला संभलने वाला नहीं है। तब दुनिया ने इंटरफेयर किया और सितंबर 2014 में मिन्स्क सिटी बेलारूस में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें बोला गया डोनबास से हैवी वेपन्स हटाए जाएं और पॉलिटिकल डायलॉग शुरू हो। इस एग्रीमेंट के जरिए सीज फायर करवाया गया और इस ट्रीटी का नाम दिया गया मिन्स्क 1 एग्रीमेंट। लेकिन कुछ ही दिनों में यह सीज फायर भी फेल हो गया और डोनबास में फिर से गोलीबारी चालू हो गई। इसके बाद फरवरी 2015 में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम मिन्स्क 2 दिया गया, जबकि इस पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म और कंडीशन रखी गई थी, जैसे यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रोल फिर से रिस्टोर हो, सारे फॉरेन फाइटर वापस जाएं, यूक्रेन में पॉलिटिकल रिफॉर्म हो। लेकिन रियलिटी में ये भी सक्सेस नहीं हो पाया और इसमें रसिया ने ऑफिशियली बोला कि वो सिर्फ ऑब्जर्वर है, लेकिन इन रियलिटी ग्राउंड पे वेपन्स, आर्मी और प्लानिंग सब उसके थ्रू ही हो रही थी। इस बात से नाराज यूक्रेन ने भी रेबल से बात करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें रसिया का पपेट माना जा रहा था। 2015 से लेकर 2022 तक डोनबास रीजन में रेगुलर फाइटिंग चालू रही। सीज फायर तोड़ना, सिविलियंस की डेथ, सारे डेली न्यूज बन गए। यही लॉन्ग टर्म टेंशन आगे चलकर 2022 में फुल स्केल वार बन गई, जब रसिया ने ऑफिशियली यूक्रेन में इन्वेड कर दिया और मिन्स्क एग्रीमेंट का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया। दोस्तों, ये था रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत की कहानी। अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।